नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रही जगहों का मानचित्र के आधार पर विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि हाल ही में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों को पूछने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिसमें वो हाल फिलहाल में लगातार चर्चा में रही किसी भी जगह पर आधारित प्रश्न पूछते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम का एक विशिष्ट महत्व स्थापित हो जाता है। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पिछले प्रोग्राम के अभ्यास प्रश्न को। क्या था पिछले प्रोग्राम का अभ्यास प्रश्न? आपका अभ्यास प्रश्न था केनिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर दो कथन केनिया के संदर्भ में दिए गए हैं, उन पर आपको विचार करना है और यह बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। कथन क्या है? पहला कथन है केनिया की सीमाएं दक्षिण सूडान, इथोपिया, सोमालिया, युगांडा, तंजानिया और हिंद महासागर से लगती हैं। और दूसरा कथन है भारत अपने चीता पुनर्वास परियोजना के तहत कूनू राष्ट्रीय उद्यान के लिए केनिया से 20 चीते मंगा रहा है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि केनिया की सीमाएं किस किस अन्य देश से लगती है। तो ये केनिया है, आप देख सकते हैं कि ये इसकी बाउंड्री को हरे रंग की बाउंड्री से यहां पर प्रदर्शित किया गया है। केनिया की जो आप कह सकते हैं कि जो दक्षिण पूर्वी सीमा है ये इंडियन ओशन से यानी हिंद महासागर से लगती है। केनिया की अगर पूर्वी सीमा की बात करें तो ये सोमालिया से लगती है, उत्तरी सीमा इथोपिया से लगती है, उत्तर पश्चिमी सीमा साउथ सूडान से यहां पर लगती है, और अगर आप इसके पश्चिमी सीमा में देखें तो यहां पर युगांडा स्थित है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में लेक विक्टोरिया स्थित है और इसकी जो दक्षिण सीमा है वो तंजानिया से लगती है। इस प्रकार से जो स्टेटमेंट यहां पर आपको दिया हुआ है, पहला कि केनिया की सीमाएं दक्षिण सूडान, इथोपिया, सोमालिया, युगांडा, तंजानिया और हिंद महासागर से लगती हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि भारत ने अपनी चीता पुनर्वास परियोजना के तहत कूनो राष्ट्रीय उद्यान के लिए केनिया से 20 चीते मंगा रहा है। दरअसल यहां पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान नहीं होना चाहिए, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य होना चाहिए, क्योंकि भारत अपने चीता पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत चीतों की संख्या भारत में बढ़ाने के लिए गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य के लिए केनिया से 20 चीते मंगा रहा है। तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है और पहला ही स्टेटमेंट इसमें सही होगा। अगर आप और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें जो केनिया से संबंधित है, तो केनिया के उत्तरी हिस्से में लेक तुर्काना यहां पर स्थित है और लेक तुर्काना की जो सीमा है वो इथोपिया में भी जाती है। यहां पर लेक विक्टोरिया का विशिष्ट महत्व है। आप जानते हैं कि लेक विक्टोरिया अपने आप में विशिष्ट महत्व रखती है और यहीं पर मसाई मारा रिजर्व भी है। मसाई मारा रिजर्व भी अपने जो वन्य जीवन के लिए विशेष रूप से विख्यात है पूरी दुनिया में। लेक विक्टोरिया का जो अधिकार क्षेत्र है ये 3 देशों के अधिकार क्षेत्र में आती है। किन किन देशों के अधिकार क्षेत्र में आती है? तंजानिया, केनिया और युगांडा। युगांडा के अधिकार क्षेत्र में लेक विक्टोरिया आती है और इसलिए इसका लेक विक्टोरिया के इस नियंत्रण पर विशेष रूप से प्रकाश डालना महत्व रखता है। इसी प्रकार से केनिया में एक महत्वपूर्ण रिवर भी है जिसको हम ताना रिवर के नाम से जानते हैं। तो ताना रिवर के कारण भी केनिया काफी विख्यात है। तो हमने केनिया के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर ली है और आपको अभ्यास प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। क्या है आज का पहला प्रश्न? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। दूसरा कथन है यह क्यूबा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका से घिरी हुई है। तीसरा कथन है यह अटलांटिक महासागर से फ्लोरिडा जलडमरू मध्य और कैरिबियन सागर से युकाटान चैनल के माध्यम से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपर्युक्त विवरण से सही मेल खाता है? आपके सामने ऑप्शन है मैक्सिको की खाड़ी, दूसरा है फारस की खाड़ी, ऑप्शन सी है बंगाल की खाड़ी और ऑप्शन डी है अदन की खाड़ी। बेहद आसान प्रश्न है और यहीं से इसका क्लू मिल जाता है कि ये क्यूबा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका से घिरी हुई है।
मैक्सिको की खाड़ी के बारे में बात हो रही है और मैक्सिको की खाड़ी के बारे में सामान्य जो बातें हैं हम इसके मैप के माध्यम से पता कर लेंगे। ये मैक्सिको की खाड़ी है और दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी इसको माना जाता है। आप देख सकते हैं कि जो इसकी उत्तरी सीमा है, ये संयुक्त उत्तरी और उत्तर पश्चिमी सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका से लगी हुई है। अगर हम इसकी पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी सीमा की बात करें, दक्षिणी सीमा की बात करें, तो ये मैक्सिको से लगी हुई है। यहां पर आप देख सकते हैं कि क्यूबा की भी अवस्थिति है, तो क्यूबा की भी सीमा गल्फ ऑफ मैक्सिको से लगती है। इसी प्रकार से गल्फ ऑफ मैक्सिको को जो युकाटान चैनल है वो कैरिबियन सी से जोड़ता है, और जो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है, जो फ्लोरिडा की खाड़ी है, वो किससे जोड़ती है? अटलांटिक ओशन से जोड़ देती है गल्फ ऑफ मैक्सिको को। तो ये बात, जो तीनों ही स्टेटमेंट हैं, ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। इसके अलावा क्यूबा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका से ये घिरी हुई है। अटलांटिक महासागर से ये फ्लोरिडा जलडमरू मध्य के माध्यम से और कैरिबियन सागर से युकाटान चैनल के माध्यम से इसका जुड़ाव होता है, ये उससे जुड़ती है। इस प्रकार से स्टेटमेंट ये जो सारे हैं ये मैक्सिको की खाड़ी के संदर्भ में कहे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बारे में एक और तथ्य यह है कि मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका के कच्चे तेल का 14% और प्राकृतिक गैस का 5% आपूर्ति करती है, उसकी 5% की आपूर्ति करती है, तथा अमेरिका की पेट्रोलियम शोधन क्षमताओं यानी रिफाइनरी जो कैपेसिटी है उसका 48%, और इसके अलावा प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण क्षमता यानी नेचुरल गैस प्रोसेसिंग कैपेसिटी का 51% यहीं पर स्थित है। और यही कारण है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी को अमेरिका की खाड़ी, गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसका नाम बदलने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया था। और इसी कारण से ये पूरा टॉपिक मैक्सिको की खाड़ी से संबंधित चर्चा में भी आया था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फाइव आइज अलायंस के सदस्य हैं? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, माफ कीजिएगा यहां पर 5 देश दिए हुए हैं। 5 देशों में पहला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी है, दूसरा देश दिया है फ्रांस, तीसरा देश दिया है न्यूजीलैंड, चौथा देश दिया है यूनाइटेड किंगडम, और पांचवा देश दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके आपको सही उत्तर बताना है। पहले में दिया है 1, 3, 4 और 5, दूसरे में दिया है केवल 1, तीसरे में दिया है केवल 1 और 3, और चौथे में दिया है केवल 2, 3 और 5। यहां पर विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ महत्वपूर्ण देशों ने अपने बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग को, यानी जो आसूचना संबंधी जानकारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष तौर से जर्मन और जापानी सूचना का पता लगाने के लिए एक अलायंस को स्थापित करने की प्रक्रिया को स्थापित किया था। और इसकी शुरुआत 1946 में हो गई थी, और विशेष तौर से इसकी शुरुआत यूनाइटेड किंगडम ने और संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुरू की थी, और फिर इसमें यूनाइटेड कनाडा और कनाडा के अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हो गए थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में आप ये कह सकते हैं कि जर्मन और जापानी कूट जो कोड होते हैं उसको पहचानने के लिए इस अलायंस की शुरुआत हुई थी, और सोवियत संघ के कालखंड से ही ये लगातार आप कह सकते हैं कि अस्तित्व में था। तो 5 अलायंस में 5 देश शामिल हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 5 देश इसमें स्थापित है। ये गठबंधन गुप्तचर समूह की एक श्रृंखला पर आधारित है, और मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम यूएस से बिजनेस एग्रीमेंट 1946 जो सदस्य देशों के बीच व्यापक पर्यवेक्षण यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जर्वेशन, आसूचना संग्रहण यानी इंटेलिजेंस कलेक्शन और इंटेलिजेंस गैदरिंग, और डेटा साझाकरण यानी डेटा शेयरिंग की सुविधा प्रदान करता है। और तब से ही लगातार चर्चा में है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आसूचना संग्रहण के क्षेत्र में इसका विशिष्ट महत्व है, यानी इंटेलिजेंस शेयरिंग के क्षेत्र में इसका विशिष्ट महत्व है। और हाल ही में ये कई कारणों से चर्चा में रहा है। ये सभी देश अलग अलग अपने रणनीतिक साझेदारी को स्थापित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत आसूचना शेयरिंग में भी विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। ये 5 आइज अलायंस के नाम से संबोधित किए जाते हैं, और मुख्य रूप से इंटेलिजेंस शेयरिंग के क्षेत्र में इनका योगदान रहता है, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो पहला कथन क्या है? तो यहां पर आपको उत्तर पता लग गया होगा, इसमें फ्रांस शामिल नहीं है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह हिंद महासागर से लगे देशों का एक सुरक्षा गठबंधन है। दूसरा कथन है हिंद महासागर क्षेत्र के वे सभी संप्रभु राज्य जो चार्टर के सिद्धांतों और उद्देश्यों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं इसकी सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा कथन है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सर्वोच्च निकाय विदेश मंत्री परिषद है जिसकी बैठक, विदेश मंत्री परिषद का यह मतलब है विदेश मंत्रियों की परिषद, जिसकी बैठक प्रतिवर्ष होती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या है? आपको ये बताने हैं संख्या के आधार पर, ये नहीं बताना कि कौन सा सही है या सही नहीं है, आपको ये बताना है कि कितने सही है, यानी संख्या के आधार पर बताना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन और ऑप्शन डी कोई भी नहीं। यहां पर एक बात विशेष तौर से जान लीजिए कि ये हिंद महासागर से लगे हुए देशों का ही एक गठबंधन है, लेकिन ये जो गठबंधन है ये आर्थिक व्यापारिक गठबंधन है। देशों के बीच एक क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ा करके आर्थिक विकास को प्राप्त करने का गठबंधन है, ये एक सुरक्षा गठबंधन नहीं है। तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट पहले ही गलत हो जाता है। आपसे पूछे गए हैं कितने स्टेटमेंट यहां पर सही हैं, तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के मेंबर यहां पर आपके सामने दिए गए हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन किस प्रकार का संगठन है? एक इंटर गवर्नमेंटल, एक अंतर सरकारी संगठन है, एक सुरक्षा संगठन नहीं है। इसकी स्थापना हिंद महासागर की सीमा से लगे देशों के बीच आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें आप देख सकते हैं कि ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, येमेन, ओमान, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, मॉरिशस। यहां पर आप देख सकते हैं कि सेशल्स, कोमोरोस, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इसमें स्थित है। तो इसके मेंबर हैं, इसके सदस्य देश हैं। एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि संगठन है जो कि हिंद महासागर से लगे हुए देशों का एक क्षेत्रीय एकीकरण और उनके बीच आर्थिक विकास को स्थापित करने की प्रक्रिया को आगे ले जाने का महत्वपूर्ण काम करने की कोशिश करता है। हिंद महासागर के वे सभी संप्रभु राष्ट्र, संप्रभु राज्य जो चार्टर के, यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से संबंधित जो चार्टर है उसके सिद्धांतों और उद्देश्यों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं, इसकी सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का जो सर्वोच्च निकाय है वो इन देशों के विदेश मंत्रियों की परिषद से बनता है, जिसे विदेश मंत्री परिषद के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है और इसकी बैठक प्रतिवर्ष होती है, प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक होती है। और इस प्रकार से स्टेटमेंट 3 भी सही हो जाता है। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ सही दिए हैं। उपर्युक्त में से कितने सही है? केवल 2 स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ईरान, जिसे पहले फारस कहा जाता था, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, अरब मध्य पूर्व के चौराहे पर स्थित है। इसकी पहुंच फारस की खाड़ी तक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ईरान के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और विशाल रेगिस्तान उसे अपने पड़ोसियों और बाहरी दुनिया से अलग करते हैं। यहां पर तीसरा स्टेटमेंट है उत्तर में कैस्पियन सागर के किनारे एक संकीर्ण उपजाऊ पट्टी है, जबकि दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से लगी एक निचली भूमि है। उपर्युक्त में से कितने, संख्या बतानी है, कथन सही नहीं है या है? नहीं है, नहीं है या है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन, या ऑप्शन डी कोई भी नहीं। आपको बताना है सही नहीं है। तो ईरान का मैप यहां पर देख लेते हैं। ये ईरान का मैप है और ईरान के लगभग उत्तर में, या आप कह सकते हैं उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, ये कैस्पियन सी का क्षेत्र है। ईरान की सीमा यहाँ फारस की खाड़ी से भी लगती है और यहाँ गल्फ ऑफ ओमान से भी लगती है, और स्ट्रेट हॉर्मुज, इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से जोड़ने का काम करती है। आप देख सकते हैं कि मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान जो इसमें आते हैं, तो ये मध्य एशिया के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। दक्षिण एशिया
के जो देश हैं, पाकिस्तान से संबंधित है, दक्षिण एशिया में आने वाले पाकिस्तान और भारत की स्थिति इधर हो जाती है। इसी प्रकार से जब अरब देशों की शुरुआत हो जाती है तो यहाँ पर इसकी सीमा पर्शियन गल्फ के माध्यम से सऊदी अरब और यहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये पर्शियन गल्फ से ही जुड़ा हुआ यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान जैसे देशों से संबंधित है, तो अरब से भी इसका जुड़ाव स्थापित हो जाता है। इसके अलावा इसके जो पश्चिमी क्षेत्र है, इसका जो पश्चिमी ईरान का पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर काफी उबड़ खाबड़ पहाड़ भी स्थित हैं जो इसके लिए पश्चिमी सीमा में एक अवरोध का काम करते हैं। और इसकी पूर्वी सीमा पर आपको विशाल रेगिस्तान भी देखने को मिलेंगे, गर्म रेगिस्तान देखने को मिलेंगे। यहाँ कैस्पियन से लगा हुआ एक उपजाऊ पट्टी का क्षेत्र है जो यहाँ की मिट्टी को काफी उपजाऊ बनाता है। इसी प्रकार से पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान से लगने वाली सीमा में काफी आबादी रहती है और ये भी क्षेत्र काफी विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है ईरान के संदर्भ में। तो यहाँ क्या कहा गया है, ईरान जिसे पहले फारस कहा जाता था, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और अरब मध्य पूर्व के चौराहे पर स्थित है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों को एक प्रकार से जोड़ने का काम ये करता है। हालांकि इसकी सीमा इस प्रकार से स्थापित है कि कई प्रकार के अवरोध भी बनते हैं, क्योंकि इसके अलग अलग हिस्सों में रेगिस्तान और उबड़ खाबड़ पहाड़ की स्थिति है तथा इसकी पहुंच फारस की खाड़ी तक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। ईरान के उबड़ खाबड़ पहाड़ और विशाल रेगिस्तान उसे अपने पड़ोसियों और बाहरी दुनिया से अलग करते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। उत्तर में कैस्पियन सागर है और उसके किनारे एक संकीर्ण उपजाऊ पट्टी है, स्टेटमेंट सही है, अभी आपको बताया। जबकि जो दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी से लगी हुई निचली भूमि है जहां पर काफी आबादी भी रहती है और विशेष रूप से ये दोनों ही खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से जुड़ती है और बाहरी दुनिया से जो वैश्विक व्यापार की दुनिया है उससे जोड़ने में ये दोनों विशिष्ट भूमिका स्थापित करती हैं। ईरान की एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन को एस्टेब्लिश करती हैं और व्यापार में भी ईरान के सामानों को वैश्विक स्थानों पर पहुंचाने में इन दोनों खाड़ियों की विशिष्ट भूमिका है। तो ये क्षेत्र भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है ईरान के संदर्भ में। तो इसमें पूछा गया है कितने कथन सही नहीं है, तो इसमें आएगा कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं और सही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का सदस्य है? आपके सामने ऑप्शन है बेल्जियम, ऑप्शन बी है, माफ कीजिएगा, पहला देश यहां पर दिया है बेल्जियम, दूसरा कनाडा, तीसरा डेनमार्क और चौथा दिया है फिनलैंड। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। यहां पर आपको ये समझना है कि जो डेनमार्क और बेल्जियम है ये नाटो के संस्थापक सदस्य देश रहे हैं और नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई। विशेष रूप से पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके 12 संस्थापक राष्ट्र थे और 12 संस्थापक राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे? एक उत्तरी अमेरिका से 2 महत्वपूर्ण देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा शामिल थे। इसके अलावा पश्चिमी यूरोप से भी कुछ महत्वपूर्ण देश शामिल थे। उसमें कौन थे? यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल था, फ्रांस उसमें शामिल था, इटली उसमें शामिल था, पोर्चुगल शामिल था, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, इसके अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और नॉर्वे, ये 12 देश इसमें शामिल थे जिन्होंने अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना मिलकर के की थी। समय समय पर नाटो में सदस्य देशों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई और वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई? 32 देश हो गए हैं। और वर्ष 2023 में इसमें कौन सा देश जुड़ा? फिनलैंड इसमें वर्ष 2023 में जुड़ा था और वर्ष 2024 में एक और देश इसमें ऐड हुआ, कौन सा? स्वीडन इसमें ऐड हो गया था। तो अब इसमें 32 देश हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। सभी सदस्य देश हैं। बेल्जियम, डेनमार्क संस्थापक राष्ट्र हैं और उसी प्रकार से कनाडा भी संस्थापक राष्ट्र है। तो 3 यहां पर 4 देशों में से 3 तो संस्थापक हो गए। और फिनलैंड ने कब सदस्यता हासिल की? वर्ष 2023 में फिनलैंड ने सदस्यता हासिल की। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप मैप में भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका से यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा इसका मेंबर है और
यहाँ पर इसके सभी मेंबरों को नीले रंग में दिखाया गया है। स्वीडन को नहीं दिखाया गया है क्योंकि स्वीडन वर्ष 2024 में शामिल हुआ है, ये उससे पहले का मैप होगा। इसके अलावा जितने भी राष्ट्र हैं यहाँ नीले रंग में आप देख सकते हैं कि अधिकांशतः जो देश हैं इसके वो यूरोप में ही स्थित है और बाकी 2 देश उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी ताकि पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार को रोका जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह हिंद महासागर में एक द्वीप है जो अफ्रीका के पूर्वी तट से लगभग 2400 किलोमीटर दूर मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है। दूसरा कथन है, यह द्वीप दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के ठीक ऊपर स्थित है। और तीसरा कथन है, हिंद महासागर में स्थित होने के बावजूद इसे एक अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उपर्युक्त विवरण से सबसे अधिक सुमेलित है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी सेशल्स, ऑप्शन सी कोमोरोस या ऑप्शन डी रीयूनियन। ये जो सारे कथन कहे गए हैं ये मॉरिशस के संदर्भ में कहे गए हैं। मॉरिशस की एक बार पोजीशन देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है और ये अफ्रीका है। अफ्रीका के भी ये पूर्व में स्थापित हो जाता है। 2400 किलोमीटर की दूरी है, लगभग जो 1500 मील के आसपास बैठती है। ये मॉरिशस की हमने स्थिति देख ली और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मकर रेखा दिखाई गई है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की स्थिति दिखाई गई है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ठीक उत्तर में यह स्थित है। तो यहाँ जो भी स्टेटमेंट दिया है कि हिंद महासागर में एक द्वीप है, ये स्टेटमेंट सही है, जो अफ्रीका के पूर्वी तट से लगभग 2400 किलोमीटर दूर मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है। ये द्वीप दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के ठीक ऊपर स्थित है। हमने स्थिति इसकी देख ली है। हिंद महासागर में स्थित होने के बावजूद इसे एक अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र माना जाता है। तो अफ्रीकी जो संघ है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मॉरिशस और एक हिंद महासागर में इसकी स्थिति है। उसके बावजूद भी ये अफ्रीकी राष्ट्र माना जाता है और इसका पूरा नाम है मॉरिशस गणराज्य। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जो मॉरिशस के बारे में कहे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यदा कदा समाचारों में रहने वाला नागोर्नो काराबाख क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है आर्मेनिया और अजरबैजान, ऑप्शन बी यूक्रेन और रूस, ऑप्शन सी जॉर्जिया और तुर्की, ऑप्शन डी ईरान और तुर्कमेनिस्तान। इसका जो सही उत्तर होगा वो आर्मेनिया और अजरबैजान होगा। इसकी स्थिति देख लेते हैं। ये अजरबैजान है, ये कैस्पियन सी है यहाँ पर, और ये टर्की की स्थिति है, ये आर्मेनिया है, और इन दोनों के ही बीच में पड़ने वाला ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये कौन सा क्षेत्र है? ये नागोर्नो काराबाख का आप विशेष रूप से इस क्षेत्र को देख सकते हैं। नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र है और ये नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र है, ये जो आप इस कलर में देख रहे हैं ये क्षेत्र, ये आर्मेनिया के द्वारा ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, आर्मेनिया के द्वारा एक प्रकार से अधिग्रहित क्षेत्र है। ये लगातार चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इस क्षेत्र पर वर्ष 2023 में अजरबैजान ने आक्रमण किया था, क्योंकि अजरबैजान इसे अपना क्षेत्र मानता है। अगर हम इस क्षेत्र के संघर्ष की बात करें तो ये संघर्ष सोवियत कालखंड से ही चला हुआ है। सोवियत कालखंड में क्या था? इसे एक अजरबैजान एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है और ये जो नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र है इसमें आर्मेनियाई जनसंख्या विशेष तौर से रहती है और वो जनसंख्या ज्यादातर क्या है? ईसाई जनसंख्या है। वो जनसंख्या ईसाई जनसंख्या है और ईसाई जनसंख्या होने के कारण इसको एक स्वायत्त राष्ट्र, एक स्वायत्त क्षेत्र, राष्ट्र नहीं, एक स्वायत्त क्षेत्र बनाया गया था। लेकिन इस पर अधिकार किसका था? अजरबैजान का। इसको लेकर के एक संघर्ष हमें देखने को मिलता है 1988 से लेकर के 1994 के दौरान। आप ये भी जानते हैं कि 1990 और 91 में क्या हुआ? सोवियत संघ विघटन हुआ, जिससे ये संघर्ष काफी फैल गया और इसके बाद एक शांति समझौते पर दस्तखत हुए और शांति समझौते के अंतर्गत ये बात रखी गई कि ये क्षेत्र माना तो गया अजरबैजान का ही, लेकिन यहां पर आर्मेनियाई समर्थित जो संगठन था उसका एक प्रकार से जो आर्मेनियाई समर्थित गुट है, या आप कह सकते हैं आर्मेनियाई समर्थित, यहां पर नियंत्रण स्थापित हो गया। तो अब अजरबैजान इस पर अपने नियंत्रण को स्थापित करना चाहता है। सामान्य तौर से माना गया क्षेत्र अजरबैजान का और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से यहां पर जो नियंत्रण है
वो आर्मेनिया का स्थापित हुआ। वर्ष 2023 में अजरबैजान ने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया, ये कहते हुए कि ये क्षेत्र जब हमारा है तो हम इसको इसी प्रकार से लेंगे। लेकिन अब इन दोनों ही देशों में मार्च 2025 में एक शांति समझौते की बात सामने आई है, जिससे ये पूरा जो रीजन है एक बार फिर से चर्चा में आ जाता है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्या है अभ्यास प्रश्न? ओमान की खाड़ी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह अरब सागर का पश्चिमी विस्तार है। दूसरा कथन है यह होर्मुज जलडमरू मध्य और जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को जोड़ता है। तीसरा कथन है चीन, ईरान और रूस ने ओमान की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है? कितने सही है या है होना चाहिए। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 या ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।